हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल क्लब। एक क्वेश्चन बार बार बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि स्टार्टअप्स को ऐसे फंडिंग कैसे मिलती है, कैसे होता है कि ऐसे बिजनेसेस जो हर साल 100 करोड़ का नुकसान कर रहे हैं उनको लोग हज़ारों करोड़ उनमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार हमसे पूछा गया, तो हमने सोचा इसका एक आंसर एक क्विक वीडियो में करते हैं। 4 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप समझ जाएंगे तो आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि लोग स्टार्टअप्स में क्यों इन्वेस्ट करते हैं। और अगर आप अपना स्टार्टअप भी पिच कर रहे हैं या आपके दिमाग में अगर कोई स्टार्टअप आइडिया है तो भी आप इन चारों पॉइंट्स को ध्यान रख के अपनी फंडिंग के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहले सबसे पहला और सबसे कोर कॉन्सेप्ट है, देखिए, जो वो है रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल। आज से 20 साल पहले ये नहीं होता था, स्टार्टअप फंडिंग इतना ज़्यादा नहीं होता था। 10-15 साल पहले भी नहीं होता था। इनफैक्ट 2011 में फ्लिपकार्ट की इंडिया में पहली फंडिंग अनाउंस हुई, उसके बाद ये चीज़ बहुत स्पीड अप कर गई। तो उससे पहले क्यों नहीं होता था? अगर आप देखें तो इन्वेस्टर हर तरीके के होते हैं, इन्वेस्टर एक तरीके का नहीं होता। अगर आप एसबीआई को देखें तो एसबीआई भी एक इन्वेस्टर है। एसबीआई भी आपको अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए पैसे देता है, ऑफर करता है। बट एसबीआई आपको लोन के फॉर्म में या लो रिस्क कैपिटल के फॉर्म में पैसे देगा। यानी एसबीआई आपसे ये बोलेगा कि आप मुझसे मान लीजिए 50 लाख रुपए ले लो, बट आप हर महीने ईएमआई के फॉर्म में मुझे लौटाते रहना। मुझे आपके बिज़नेस में कोई शेयर नहीं चाहिए, मुझे आपके बिज़नेस में कोई इक्विटी नहीं चाहिए। बट जो स्टार्टअप इन्वेस्टर हैं, जो वेंचर कैपिटल हैं, वही आपसे ये बोलेंगे हमें आपसे कोई रेंट नहीं चाहिए, हमें आपसे कोई ईएमआई नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए कि आप हमारे पैसे को 50 गुना मल्टीप्लाई कर सकते हो या 100 गुना मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो हमारा इंटरेस्ट है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों इन्वेस्टर की रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल डिफरेंस है। डिफरेंट इसमें क्या कोर चीज़ हम कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर आप 1 रुपये इन्वेस्ट करते हैं या 10 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, आप हर तरीके से उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है आपको 10 के 12 रुपये मिले। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है आपको 10 के 18 रुपये मिले। या अगर आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है आपको 10 के 10,000 रुपये मिले। ये डिफरेंस है कि एक्सपेक्टेड आउटकम कितना है, यानी कितना आपका पैसा मल्टीप्लाई हो सकता है। इसको बोलते हैं रिवॉर्ड। जो रिस्क है वो ये है, एफडी में 100% या 99% गारंटी है कि आपको आपका पैसा मिलेगा अनलेस बैंक की क्रैश हो जाए। जो शेयर्स हैं उसमें मान लीजिए 30% 20% चांसेस हैं कि आपके 10 के 18 रुपये बन जाएंगे। स्टार्टअप्स में शायद 1% से भी कम चांस है या 5% चांस है कि आपके पैसे 10 के 10,000 हो जाएंगे, या शायद 0.1% से भी कम चांस है। तो ये जो कैलकुलेशन है कि कितना रिस्क है और कितना रिवॉर्ड है, ये हमेशा डायरेक्टली रिलेटेड रहता है। जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा रिवॉर्ड भी होगा। बट ये चीज़ सामने वाले इंसान के लिए, जो इस बिज़नेस में नहीं है, उसके लिए रिस्क कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। बट जो इन्वेस्टर सुबह शाम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अपना रिस्क कंट्रोल करते हैं बहुत सारे तरीके से। किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, कंपनीज़ को कैसे मेजर करना है, कहाँ से कौन से टेक्नोलॉजी या कौन से मार्केट्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, ऐसे वो अपना थोड़ा रिस्क कंट्रोल करते हैं। बट कोर क्वेश्चन यही है। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अब वो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए इमेजिन करते हैं कि आपके पास अलग अलग अमाउंट ऑफ सेविंग्स है। जहां आपके पास 0.1 करोड़ यानी 10 लाख रुपए की ही सेविंग है और आपको 10 लाख रुपए ही इन्वेस्ट करना है। आप सोचोगे कि भाई ये तो मेरी पूरी की पूरी सेविंग है, मैं 10 लाख इधर उधर क्यों इन्वेस्ट करूँ? या तो मैं अपने गाँव में ज़मीन खरीद लेता हूँ या कहीं घर खरीद लेता हूँ या सारा पैसा एफडी में रख देता हूँ। क्योंकि आप चाहते हो वो पैसा सेफ रहे, आप रिस्क नहीं लेना चाहते। चाहे आपको रिवॉर्ड ना मिले लेकिन आप रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि आपको लगता है वही तो आपकी पूरी सेविंग है, अगर वही चली गई तो आपके पास क्या बचेगा। फिर आता है कि आपके पास 1 करोड़ रुपए है, उसमें से आप 10 लाख लगाना चाहते हो। अब हो सकता है 1 करोड़ में से आपने 50-60 लाख कहीं सेफ जगह इन्वेस्ट कर रखे हैं और ये 10 लाख को आप थोड़ा सा रिस्की जगह इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि ये 10 लाख को शेयर में लगा देते हैं, कोई ऐसा शेयर जो कि शायद 5x हो जाए, 3x हो जाए, ताकि आपके 10 लाख के 20-25 लाख बन जाए। और अगर नहीं भी बने और अगर वो पैसे 10 लाख के 10 लाख डूब भी गए तो भी आप सोचोगे चलो बाकी 90 लाख तो हैं, फिर से बना लेंगे। तो ऐसे आपका रिस्क रिटर्न प्रोफाइल डिफरेंट हो गया। यही चीज़ जब आपके पास 10 करोड़ 100 करोड़ या 1000 करोड़ रुपए हैं, तब आपके लिए शायद 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट ऐसी है कि चलो 10 लाख की मैं ऐसी 100 इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ या 500 इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। 1000 में से मेरे 5 करोड़ चले जाएंगे ना, तो मैं 500 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर देता हूँ 10-10 लाख रुपए। कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ बनेगा। तो ये जो अप्रोच है, जिसको बोलते हैं कि अगर बहुत सारी जगह आपने इन्वेस्ट कर दिया और आपके 10% या 5% स्टार्टअप्स ने ही आपको रिटर्न दे दिया, तो आपका सारा का सारा पैसा रिकवर हो गया। और बल्कि रिकवर क्या, आपका नेट अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया।
ये अप्रोच फॉलो करते हैं आपके वेंचर कैपिटल। और इनफैक्ट जहाँ से वो फंड लाते हैं, वो फंड भी किन लोगों से लाते हैं? जनरली इन्हीं लोगों से लाते हैं जिनको हम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बोलते हैं, यानी जो बहुत ज़्यादा रिच लोग हैं, जिनके पास कुछ 100 करोड़ या 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए है, जिसको वो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में डालना चाहते हैं। तो पहला चीज़ हम समझ गए कि स्टार्टअप एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है। वही आदमी इन्वेस्ट कर रहा है जो आदमी चाहता है कि मेरे 1 रुपये का 1000 रुपये बन जाए या 100 रुपये बन जाए, और वो उसके पास बहुत सारा स्पेयर कैपेसिटी है या स्पेयर कैपिटल है, तो उसने अपना कुछ पैसा सेफ जगह भी लगा रखा है, कुछ पैसा वो स्टार्टअप में लगाने के लिए आ रहा है। सेकंड देखिए, तो पहला हो गया रिस्क रिटर्न प्रोफाइल, मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं, मैं रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। सेकंड इज़ कि मैं कैश फ्लो में पैसा लगाने की जगह वैल्यूएशन में पैसा लगाता हूँ। तो कंपनी अपने इन्वेस्टर को दो तरीके से पैसा कमा के देती है। एक तो हमने बताया जैसे कुछ प्रॉफिट्स हैं आपके, वो प्रॉफिट्स आपने वापस बिजनेस में इन्वेस्ट किए। मान लीजिए आप एक कंपनी चला रहे हैं जिसमें 100 करोड़ का साल का आपका प्रॉफिट हुआ है, 100 में से 50 करोड़ आपने या 70 करोड़ अपने बिजनेस में वापस इन्वेस्ट कर दिया, 30 करोड़ आपके पास बचा। अब आपने बोला 30 करोड़ रुपए मैं जिस इन्वेस्टर के पास शेयर है उसको डिविडेंड के फॉर्म में बांट दूंगा। तो हो सकता है किसी के पास आपके 10% शेयर हैं, तो उस साल में आपने उसको 3 करोड़ रुपए कमा के दिए। तो ये 3 करोड़ रुपए कमा के देने के लिए आपने 30 करोड़ रुपए प्रॉफिट में से अलग किए। ये तरीका है कैश फ्लो मॉडल, पॉजिटिव कैश फ्लो मॉडल, जिसमें आप अपने इन्वेस्टर को प्रॉफिट कमा के उस प्रॉफिट में से शेयर देते हो। दूसरा तरीका है वैल्यूएशन मॉडल, कि आप कहते हो मैंने प्रॉफिट कुछ नहीं कमाया, मैंने 100 करोड़ का नुकसान किया, तो मैं आपको प्रॉफिट में से तो पैसे दे नहीं सकता, लेकिन मेरी कंपनी की वैल्यू बढ़ गई। मेरी कंपनी पहले 10 करोड़ की थी, अब मेरी कंपनी 100 करोड़ की हो गई। तो आपने प्रॉफिट तो नहीं कमाया, लेकिन जिस आदमी का 10 करोड़ का शेयर था कंपनी में वो 100 करोड़ का हो गया, जिस आदमी का 1 करोड़ का शेयर था वो 10 करोड़ का हो गया। तो इसका मतलब हर किसी का फ़ायदा हुआ, हर किसी के पैसे 10 टाइम्स हो गए जितने उसने लगाए थे उसके। अब वो पैसे बनेंगे कैसे? जब वो उस कंपनी को बेचेंगे या अपना शेयर उस कंपनी में बेचेंगे, तब उनके एक्स्ट्रा पैसे बनेंगे। वो शेयर कब बेचते हैं अपना? वो शेयर बेचते हैं जब आपका कोई ना कोई दूसरा इन्वेस्टर आके एक्वायर करने के लिए तैयार होता है या कंपनी पब्लिक जा रही होती है। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखें तो जैसे जो लोग घर खरीद के उसे रेंट पे लगाते हैं, वो एक तरीके से चाहते हैं कि भाई मुझे हर महीने कुछ ना कुछ इनकम आती रहे और हर महीने रेंट मिलता रहे, ताकि हर साल मैं उस मकान से कमाऊँ और आज से 5-10 साल बाद उसकी वैल्यू डबल ट्रिपल हो जाए और फिर मैं उसको बेच दूँ अगर ज़रूरत पड़े तो, और उससे भी पैसे कमा लूँ। जबकि जो लोग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कहते हैं कि हमें रेंट वगैरह नहीं चाहिए, कैश फ्लो हमें नहीं चाहिए। क्या इसका ओवरऑल इस बिज़नेस में हमने जो पैसा लगाया क्या वो 10 टाइम्स हो सकता है, क्या वो 100 टाइम्स हो सकता है, क्या वो 1000 गुना हो सकता है? ये उनके दिमाग में क्वेश्चंस रहते हैं और इन्हीं के ऊपर वो सोच रहे होते हैं। तीसरा कि बिज़नेस को सेलेक्ट कैसे करना है, अब कौन से बिज़नेस में इन्वेस्ट करें या कैसे डिसाइड करें कि ये बिज़नेस अच्छा है, ये स्टार्टअप अच्छा है। तो कभी कभी हमें लगता है कि देखिए ज़ोमैटो ने 400 करोड़ का नुकसान कर दिया, इसने 1000 करोड़ का नुकसान कर दिया। तो ये जैसा हमने अभी तक देखा कि ना तो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, ना तो वो शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं इस मामले में कि उन्हें अभी कैश फ्लो चाहिए, उन्हें तो वैल्यूएशन चाहिए और उनका रिस्क प्रोफाइल भी ज़्यादा है। तो वो ये कहते हैं आपसे कि आप वैल्यूएशन बढ़ाओ, कैश फ्लो मत, पॉजिटिव नहीं भी हो तो चलेगा। तो वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए कंपनीज़ क्या करती हैं? वैल्यूएशन बनाने के लिए कंपनीज़ 2 मेट्रिक पे काम करती हैं, लाइफ टाइम वैल्यू और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। इसको एक बार समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब ये है कि एक कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म पर ट्रांजैक्शन करवाने में, लाने में आपको कितना खर्चा करना पड़ रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से अगर आप ज़ोमैटो का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, तो मान लेते हैं ज़ोमैटो ने आपको ऐड दिखाई, फिर आपको डिस्काउंट कूपन दिया, तब जाके आप उनके प्लेटफॉर्म पर आए, और उसमें से भी जो लोग आए उसमें से 10% लोग या मान लेते हैं 50% लोग वहाँ से भाग गए, उन्होंने वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं किया। तो मान लेते हैं ज़ोमैटो ने आपको ऐड दिखाने में और 100 रुपये खर्च किए, डिस्काउंट देने में और 100 रुपये खर्च किए, तो ये 200 रुपये उन्होंने खर्च करके मान लीजिए 1000 लोगों को प्लेटफॉर्म पे बुलाया, उसमें से 500 लोग भाग गए, यानी 200 रुपये का इफ़ेक्टिवली 400 रुपये हो गया खर्चा एक कस्टमर को लाने में, क्योंकि आधे कस्टमर भाग गए थे तो खर्चा डबल है। तो 400 रुपये खर्च करके मुझे एक कस्टमर मिल रहा है, बट मैं एक कस्टमर से कितना कमा रहा हूँ? तो जब एक कस्टमर वो आ गया तो हो सकता है वो 3-4 साल ज़ोमैटो यूज़ करे और उस 3-4 साल में ज़ोमैटो को 3000 रुपये कमा के दे।
जो भी ज़ोमैटो कमीशन चार्ज कर रहा है या जो ज़ोमैटो गोल्ड का चार्ज कर रहा है उसके बेसिस पर। तो 3-4 हज़ार रुपये अगर आप ज़ोमैटो को दे रहे हो और वो आपको लाने में सिर्फ 400 रुपये खर्च कर रहा है, तो ये होता है लाइफ टाइम वैल्यू और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का डिफरेंस। तो एक तरीके से ज़ोमैटो ये बता सकता है कि जितने कस्टमर मैं ऐड कर रहा हूँ, मैं 4,000 माइनस 400 यानी 3600 रुपये हर कस्टमर पे कमा रहा हूँ। तो ये उसकी वैल्यू को, वैल्यूएशन को ऊपर पुश करती है ये चीज़। तो इन्वेस्टर, बिजनेस ओनर, सब लोग यही चाहते हैं कि हम ज़्यादा कस्टमर ऐड करें, चाहे हमें अभी थोड़ा खर्चा ज़्यादा उठाना पड़े, ताकि हमारी लाइफ टाइम वैल्यू जो है वो बढ़ जाए। और लाइफ टाइम वैल्यू और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का जो डिफरेंस है उसको जब हम नंबर ऑफ़ कस्टमर से मल्टीप्लाई करें वो बढ़ जाए, हमारी वैल्यूएशन बढ़ जाए। लास्ट पॉइंट है मार्केट रियलिटीज़। तो अब आपका रिस्क प्रोफाइल भी समझ में आ गया, आपको कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट एलटीवी भी समझ में आ गया, आपको वैल्यूएशन भी समझ में आ गया। अब क्या है कि आपका एक बिज़नेस है जो मान लीजिए एजुकेशन में है, और एक बिज़नेस है आपका जो मान लीजिए हेल्थ केयर में है। अब अगर इन्वेस्टर को लगता है आपके कि एजुकेशन में जो बिज़नेस है ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप compete नहीं कर पाओगे, या फिर उनको लगता है कि इतनी फास्ट ग्रोथ नहीं हो पाएगी क्योंकि अंडरलाइंग जो मार्केट की रियलिटी है वो अभी शायद ऑनलाइन लोग आए नहीं हैं, या कोई पेमेंट का इकोसिस्टम नहीं है, किसी वजह से उनको लगता है ग्रोथ नहीं हो पाएगी। या उनको लगता है कि ग्रोथ हो भी जाएगी लेकिन इसमें एग्ज़िट कैसे होगा। एग्ज़िट का मतलब ये है कि जो पैसे मेरे 5 के 50 करोड़ बन गए हैं वो मुझे मिलेंगे कैसे। तो वो 3-4 चीज़ें इन्वेस्टर सोचता है कि कंपटीशन कितना है, ग्रोथ के क्या पॉसिबिलिटी है, और एग्ज़िट कैसे होगा। तो अगर इन्वेस्टर को लगता है ये पॉजिटिव है, तो फॉर एग्जांपल अगर इन्वेस्टर को लगता है कि नहीं देखो ये एजुकेशन में बहुत बढ़िया कंपनी बना रहे हैं, ये ग्रो भी करेगी और शायद बायजूस इनको ख़रीद ले या कोई बड़ा इन्वेस्टर इनमें इन्वेस्ट कर दे, तो तब वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि मार्केट रियलिटी पॉजिटिव है। वहीं अगर आप कोई हेल्थ केयर कंपनी बना रहे हो और उनको लगता है कि भाई ये तो फील्ड भी ग्रो नहीं करेगा, इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, लीगल रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, और कोई एग्जिट ऑप्शन भी नहीं है, आप जैसी कंपनी बना रहे हो ऐसी खरीदने के लिए मान लेते हैं बस एक ही कंपनी है डाबर, और वो ख़रीदने में इंटरेस्टेड होगी नहीं, तो हम कंपनी बेच नहीं पाएंगे, हमारे पैसे बनेंगे नहीं। तो ये लास्ट पॉइंट है जो इन्वेस्टर ध्यान में रखता है और उसके बेसिस पर डिसाइड करता है। तो ये चारों पॉइंट अगर आप समझ गए हैं कि रिस्क रिटर्न प्रोफाइल इन्वेस्टर की, आपका वैल्यूएशन पे फोकस ना कि कैश फ्लो पर, वैल्यूएशन को पुश करने के लिए एलटीवी को बढ़ाना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कम करना, और मार्केट रियलिटीज़ को ध्यान में रखना कि मार्केट में ग्रोथ, कंपटीशन और एग्जिट ऑप्शन के क्या सिनेरियो हैं। ये चारों चीज़ें अगर आपकी समझ में आ गई हैं तो आप समझ सकते हैं कि इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों। आज के वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो पर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, हम आगे वीडियो में और स्टार्टअप्स और मैनेजमेंट की बातें करेंगे। थैंक यू।